आईपीपीज वाले जो पावर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स वाले उनको कुछ के नाम ईसीएल पे डाल दिए गए हैं। आप एक तरफ इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं मुल्क में, दूसरी तरफ आप ये हथकंडे यूज करें, समझ नहीं आती वैसे हमारी गवर्नमेंट्स की भी। IMF ने पहली दफा कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कैपेसिटी के अंदर शदीद प्रॉब्लम्स हैं। 2017 से 2023 तक एवरेज जो एनुअल फिस्कल डेफिसिट था हमारा वो 25% डिफरेंट था जो प्रोजेक्शन हुई। अजीब आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अजीब बजट है, इसमें कोई कंटेस्ट ही नहीं करता। आईटी तो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती ना आपकी डिसीजन मेकिंग पे। ये हर बार यही चीजें सामने आती हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर ये गायब हो जाती है मंजर से। नारे लगाना शुरू हो जाते हैं कि जी आईपीपी सारे पैसे खा गए एंड ऑल दैट। ये आईपीपी का जो नारा लग रहा है ये बेसिकली इट्स अ पॉलिटिकल नारा, ऐसे ही सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए। पाकिस्तान के अंदर तो कारोबार करना जो है ये तो इट्स बेसिकली खतरे को दावत देने की बात। सूजी वाइल्स चीफ ऑफ स्टाफ हैं, ये पहली अमेरिकन खातून हैं जो कि किसी प्रेसिडेंट की चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट हुई हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो नहीं मानते क्लाइमेट चेंज वगैरह को, कहते हैं ये सब होक्स है कि पाकिस्तान उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है उसके अंदर तो फिगर ही नहीं करता। ओवरसीज पाकिस्तानीज अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप से किसी किस्म की स्टेटमेंट या ट्वीट जो है वो निकलवा लें पीटीआई के हक के अंदर। हमें भी कहा जाएगा कि जी आप चीन के साथ नत्थी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की ताज़ा हफ्तावार एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा साहब आपके साथ मौजूद हैं। थैंक यू हारून भाई फॉर जॉइनिंग अस। नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पे कर लीजिए, लाइक भी करें इस वीडियो को और सवाब हासिल करें। हारून भाई आज के जो हमारे मौजुआत हैं वो यकीनन उन्हीं थीम्स पर हैं जो हम बात करते रहते हैं। आईएमएफ के जो एक मिशन आया हुआ था पाकिस्तान, उन्होंने काफी पॉजिटिव अपना स्टेटमेंट दिया है। एट द एंड ऑफ द मिशन उन्होंने कहा है कि बहुत से मामला ऑन ट्रैक हैं। कुछ उसके बारे में आपसे पूछेंगे, आप कैसे इसको देखते हैं, क्योंकि जारी बात है ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी उससे मैटर करती है। उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसकी कैपेसिटी का भी जिक्र आता है कि वो किस हद तक इसको हैंडल कर रहे हैं इन मामलात को, तो वो भी जरा हमें बताइए। मजीद मैं ये चाहूंगा कि आज हम इसके ऊपर भी बात करें कि ये आईपीपीज वाले जो पावर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स वाले उनको कुछ के नाम ईसीएल पे डाल दिए गए हैं। उनमें एक शख्स है शायद अब्दुल्ला, आप जानते भी हैं उनको गालिबन। तो ये क्या तरीका है, मतलब इस तरह तो बिजनेसमैन को डराने से आप एक तरफ इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं मुल्क में, दूसरी तरफ आप ये हथकंडे यूज करें, समझ नहीं आती वैसे हमारी गवर्नमेंट्स की भी। और फाइनली चूंकि आप और मैं इस वक्त अमेरिका में हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी नई काबीना का ऐलान कर दिया है, धड़ाधड़ रोज उनके बयान आ रहे हैं, जरा उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि जाहिर बात है उसकी इम्प्लीकेशंस है दुनिया के लिए भी, अमेरिका के लिए तो है ही सो है, और साउथ एशिया और पाकिस्तान के लिए भी है। तो जरा उस पर भी बात करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द आईएमएफ स्टेटमेंट, और थोड़ा सा ये बताएं कि आप कैसे उसको देखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको याद होगा कि ये एक्सटेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी 7 बिलियन की ये जुलाई में अप्रूव हुई थी। तो हमारा जो फिस्कल ईयर है जो कि जुलाई से शुरू होता है, जुलाई 2024 से, और ये वाला जून 2025 तक जाएगा, उसका क्वार्टर वन जो है यानी कि जुलाई अगस्त और सितंबर फर्स्ट 3 मंथ्स उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए ये आईएमएफ का डेलीगेशन अगेन हेडेड बाय नेथन पोर्टर, हमारे दोस्त, वो तशरीफ लाए। और जनरली कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो नहीं है, लेकिन वो आपने जो बात की कि इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जो मुझे बात लगी वो थी कि आईएमएफ ने पहली दफा कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कैपेसिटी के अंदर शदीद प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अब आपको याद होगा, मैं तो पता नहीं कितने सालों से, जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से तो डेफिनेटली, लेकिन मैं तो 10 साल से ज्यादा हो गए मुझे ये कहते हुए कि पाकिस्तान को एक नए बजट की जरूरत है। आपको याद होगा मैं बार बार कहता हूँ रीड्रॉ पाकिस्तान बजट। तो उसके अंदर अब आई एम वेरी हैप्पी कि आईएमएफ ने इसकी निशानदेही की है। वो बेसिकली कह रहे हैं कि जी आपको आपकी जो फाइनेंस डिवीजन है उसके अंदर कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। उसकी कैपेसिटी नहीं है ये काम करने की, पहली बात तो उन्होंने। बिल्कुल। वो कह रहे हैं जी बजट की प्रोजेक्शंस जो होती हैं और बजट के जो एस्टिमेट्स होते हैं वो बिल्कुल फर्क होते हैं। आपको याद है मैं कहता था कि ये जो बजट आते हैं इसका ना कोई पढ़ता है, ना कोई नंबर्स वेरीफाइड होते हैं। और एक टिपिकल पाकिस्तान के अंदर फॉर्मूला है कि दिस ईयर्स बजट जो वो बजट बना रहे होते हैं
वो कहते हैं कि जी ये जो अगला बजट बनना है इज इक्वल टू दिस ईयर्स बजट प्लस 15%। तो ये फॉर्मूला होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं जी कि एक्यूरेसी जो है उसके ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल है बजट की। वो कह रहे हैं कि जी 2017 से 2023 तक एवरेज जो एनुअल फिस्कल डेफिसिट था हमारा वो 25% डिफरेंट था जो प्रोजेक्शन हुई थी उसकी, 25% वाह, डिफरेंट। अच्छा, वाह। रेवेन्यूज वो कह रहे हैं कंसिस्टेंटली ओवर एस्टिमेटेड होते हैं, यानी कि जो हमें नंबर आ रहे होते हैं इतने अरब इकट्ठा हो गया, ये होगा वो हो गया, उसके बाद बजट खत्म हो जाता है। जब बजट खत्म होने वाला होता है एक तो सारा फोकस अगले साल के बजट पे चला जाता है, फिर सारी, लेकिन वो होता है कि रिवाइज फिगर्स आते हैं और वो चंद महीने लगते हैं एक्चुअल फिगर्स आने में, वो कंसिस्टेंटली जो है वो डिफरेंट होते हैं उनसे जो कि अनाउंस किए जाते हैं, जो प्रोजेक्ट किए जाते हैं। अच्छा, फिर वो मसलन उन्होंने एक और एग्जाम्पल दी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है 2019 में 53% लोअर था बजट से, और 2022 में 43% लोअर। सो ये उन्होंने डिफरेंट, मतलब लंबी रिपोर्ट है। अच्छा, फिर अब वो क्या कह रहे हैं कि जी इश्यूज क्या हैं आपके, वो कहते हैं कि आपका स्पेशलाइज्ड स्टाफ नहीं है, यानी कि ये बजट फाइनेंस से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड स्टाफ है ही नहीं, तो वो आपके पुराने दोस्त जो हैं ब्यूरोक्रेसी वाले वो हमारे बजट बना रहे हैं, मिनिस्ट्रियां चला रहे हैं, तो फिर जाहिर है ये आजकल की स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड में तो ये नहीं चल सकता। अच्छा, फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात रजा उन्होंने की कि वीक बजट कॉन्टेस्टेशन, इनके बड़ी कॉन्टेस्टेशन का मतलब ये है कि जी मसलन एक लिमिटेड आपके पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन 50 लोग जो हैं या 50 इंटरेस्ट ग्रुप जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें दो, हमें चाहिए, हमें चाहिए, तो उसके अंदर कॉन्टेस्ट होता है उनका आपस में। तो वो कह रहे हैं जी कि ये अजीब, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, अजीब बजट है, इसमें कोई कंटेस्ट ही नहीं करता, ना लोकल गवर्नमेंट वाले आके कंटेस्ट करते हैं, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाले आके करते हैं, ना ही फेडरल गवर्नमेंट से कोई आके करते हैं। वो जो डिविजन जो हैं फेडरल डिविजन, वो जो पैसे मांगते हैं फेडरल गवर्नमेंट उनको कहता है अच्छा जी ठीक है ये है, उसमें किसी किस्म का कॉन्टेस्ट होना तो ये चाहिए कि असेंबलीज के अंदर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एक एक रुपए के ऊपर, मतलब अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के ऊपर वो फाइट करें उसके ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सो वीक बजट कंटेस्टेशंस है। अच्छा, इसी तरह वो कह रहे हैं जी कि आपके जो ये फोकस होता है, आपके जो ऑफिशियल्स हैं उनका ऑपरेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, पॉलिसी पॉलिसी का पता नहीं किसी को, उसके ऊपर वो खास फोकस नहीं है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान, ऑफ कोर्स वो तो है ही, वो अभी हम आगे चल के मैं आपको बताता हूँ किस तरह का लैक, एक एग्जांपल तो मैं देता हूँ आपको। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि फ्रेगमेंटेड मैनेजमेंट है, और विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनकी भी आपस में सही कोऑर्डिनेशन नहीं है। फिर कह रहे हैं कि टैक्स पॉलिसी एंड डेट मैनेजमेंट यूनिट्स जो हैं वो, मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी और डेट मैनेजमेंट, आपको पता है डेट इज अ वेरी बिग इशू, वो कह रहे हैं कि ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो हैं इनको रीऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, क्योंकि ये अंडर सोर्स्ड है, मतलब इसके अंदर ना तो वो स्पेशलाइज्ड लोग हैं और जो हैं वो भी कम है, तो जिधर हमें फोकस करना चाहिए वो बिल्कुल ऑफ फोकस है हम। एंड फाइनली उन्होंने कहा जी कि आईटी तो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती ना आपकी डिसीजन मेकिंग के। So, अब ये आईएमएफ की एक जो है ना, उन्होंने कुछ हमें शीशा दिखाया। देखें, जब हम बात करते हैं तो कोई अपना उसको लोग जो है इम्पोर्टेंट नहीं समझते, लेकिन आप ये देखें आईएमएफ भी यही कह रहे हैं कि भाई इवेंचुअली आपका जो बजट डॉक्यूमेंट है इट्स बेसिकली मीनिंगलेस। सो हम्म। ये तो उन्होंने बात की, बाकी फिर मैं आपको बताता हूँ और आईएमएफ ने क्या कहा, अगर आपको कोई सवाल है। नहीं, बस मेरा जी, मुझे सिर्फ इसका ये बताइए कि आ, ये जो कैपेसिटी की वीकनेसेस है बड़ी देर से ये चल रही हैं, और इसको जो है हम बात भी करते आए हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि इसके ऊपर कोई कुछ काम भी हो रहा है, कोई इसको देखा भी जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा? बिकॉज मुझे तो लगता है कि ये हर बार यही चीजें सामने आती हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर ये गायब हो जाती है मंजर से। डोंट यू थिंक एक तरह का एक वो क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक स्लॉथ भी होता है इसमें? Absolutely. देखिए, it's more of a systemic issue, Raza. It's more than the Ministry of Finance. The हम्म। problem is कि जिस तरह की गवर्नेंस हमारी कंट्री के अंदर है, आप देखें कि ये किस मतलब कोई भी गवर्नमेंट आती है उसको पता ही नहीं होता उसने कितनी देर रहना है। देखिए, ये सिस्टेमिक इश्यूज जो हैं इनको आपको पहली बात तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट में आने से पहले क्या करना क्या है आपने, तो हाँ। किसी को नहीं पता होता। अच्छा, फिर जब आप गवर्नमेंट में आ जाए आपके पास एक प्लान होना चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने का। यहाँ पे तो जो गवर्नमेंट आती है या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होता है वो तो पहले दिन से फायर फाइटिंग कर रहा होता है, उसके ऊपर प्रेशर्स इतने ज्यादा होते हैं, यदि आपने ये टैक्स के इतने पैसे बाहर से फाइनेंसिंग लेकर आनी है, इतना टैक्स इकट्ठा करना है,
फिर पुश एंड पुल हो रहा होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट पैसे मांग रहे होते हैं, जी हमें नहीं पता कहाँ से लेकर आए, ये तो आपका काम है, आपने। सो वो डिफरेंट फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसको डिफरेंट चैलेंजेस का सामना हो जाता है। तो जो सिस्टम को चेंज करने का जो पॉइंट है, वो तो इट डज नॉट फेयर एनीवेयर। So it's more of a systemic problem. I think that we need to sit down and we need to rationally think कि भाई हम किस सिमत में जा रहे हैं, इस तरह से काम नहीं चलेगा, and things are continue, we're going to continue to get worse. सर्जरी की बातें तो आप करते रहे हैं, बड़ी अहम मुझे याद आ गया है 4-5 नुक्तों के ऊपर। आई थिंक ये भी उससे लिंक्ड है, सिविल सर्विस को जब तक हम नहीं फिक्स करते तो ये सर्जरी मुमकिन नहीं है। बहरहाल जी, बढ़ते हैं आगे और जरा ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आईपीपी वाले जो है, अब उनके पहले कहा गया जी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स तो मेरे ख्याल से रीनेगोशिएट हुए, कुछ की कोशिश हो रही है, अब दबाव ये भी डाला जा रहा है, उनके नाम ईसीएल पे डाल दिए गए। शाहिद अब्दुल्ला का एक केस है जो कि अभी कल परसों से मीडिया में उस पर रिपोर्टिंग हो रही थी। जरा थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि एक तो उस इंडिविजुअल केस के बारे में बताएं, और व्हाई इज इट सच अ कंसर्निंग मैटर कि आप जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, आप उनको भगा रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल फिर नाला हो जाएंगे ना यहाँ से काम मतलब इन्वेस्टमेंट से भी और पाकिस्तान में सरमायाकारी से भी। देखिए रजा, ये जो इंसिडेंट हुआ है, देखिए शाहिद भाई जो हैं वो मतलब ही इज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन। उनका जो ग्रुप है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स एंड और वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल बिजनेस ग्रुप्स इन पाकिस्तान। अब वो बात ये है कि आप अपने सबसे बड़े बिजनेसमैन से एक्सपेक्ट करते हैं, जब कंट्री को जरूरत पड़ती है, जब एनर्जी जो है, जब आपकी 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही होती है, उस वक्त आप अपने सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स के पास जाते हैं और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन्वेस्ट करें उन सेक्टर्स में जहां पे मुल्क को जरूरत है। वो जब आके आपकी पॉलिसीज बनाई जो हैं उनके ऊपर फॉलो करते हुए इन्वेस्ट करते हैं और उस वक्त मुल्क की मदद करते हैं, तो एट अ लेटर टाइम जब आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं ये नारे लगाना शुरू हो जाते हैं कि जी आईपीपी सारे पैसे खा गए एंड ऑल दैट, उसके अंदर वो सारी आईपीपीस को एक ही तरह कैटेगराइज कर लेते हैं। और मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, ये आईपीपीस का जो नारा लग रहा है, ये बेसिकली इट्स अ पॉलिटिकल नारा, ऐसे ही सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए। मेन चीज जो है वो है हमारे लाइन लॉसेस, हमारी नॉन रिकवरीज वगैरह, उसके ऊपर से सारा कुछ हटा के फोकस तो ये आईपीपीस के पीछे पड़ गए। आईपीपीस जो है वो आधी आईपीपीस तो आपकी चाइनीज हैं, वो चाइनीज तो आपसे बात करने को तैयार नहीं है। बाकी जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स वगैरह, वो उनके साथ आप अगर डील करेंगे तो आपकी ये साउंड गारंटीज वगैरह आती है, तो ले दे के वो बेचारे जो डोमेस्टिक आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके पीछे आप पड़ जाते हैं। वो 5 जो हैं वो पुरानी, उनके साथ आपने साइन कर लिया है। उन्होंने वो जो 5 पुरानी आईपीपीज हैं रजा, उन्होंने बेसिकली कहा ये है कि जनाब आप बात ये है कि ये आप चाबियां पकड़ें और आप ऐसा करें, आप ले लें, ये हमें सिर्फ पुराने जो हमारे 200 बिलियन के ड्यूज हैं वो दे दें। राइट। राइट। तो गवर्नमेंट इसका चर्चा कर रही थी कि हमने बड़ा, देखें जी 5 से हमने नेगोशिएट कर लिया, हमने कर लिया। अब ये बाकी जो हैं जिसमें ये इनका भी आता है, शाहिद साहब का पावर का प्रोजेक्ट, उसके अंदर भी यही वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा है, आई बिलीव कि भाई आप ऐसा करें, आप टेक ओवर कर लें, नो प्रॉब्लम। वेरी वेरी हम्बल पीपल, वेरी वेरी प्रोफेशनल पीपल। आप इस तरह के इन्वेस्टर्स के ऊपर उनको इस तरह से ट्रीट करेंगे तो मुझे समझ, आई एम कंप्लीटली बैफल्ड। एक तरफ आप इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने मुल्क के बेहतरीन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे यार? मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कल से कितने लोगों ने कांटेक्ट किया है और मुझे कह रहे हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान के अंदर तो कारोबार करना जो है, ये तो इट्स बेसिकली खतरे को दावत देने की बात। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट ये वेरी इंसिडेंट। अनफॉर्चुनेट। ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो ये फाइनेंस मिनिस्टर को भी और खुद प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर एक व्यू लेना चाहिए कि ये जो तरीकाकार है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और दिस इज डिस्करेजिंग टू, ऑलरेडी हमें इतना प्रॉब्लम है, और हर हफ्ते तकरीबन हम ये बात करते हैं इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही, इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आ रहे, डोमेस्टिक क्यों नहीं हो रहा। अब आप ये काम करेंगे तो कौन आएगा? सोचने की बात है। बहरहाल जी, हारून भाई, ये आप मुझे बताइए कि थोड़ा सा ये अब अमेरिका में बड़ी तब्दीली आई हैं
और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो है ना बड़े कैबिनेट के लोगों को नॉमिनेट किया। अभी सारी बात है, यहाँ पे प्रोसेस ही होता है कि वो नॉमिनेट तो हो जाते हैं, सेनेट में जाता है, वहाँ पे हेयरिंग होती है, वो कंफर्म करता है। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजंस भी हो सकती हैं जहाँ पे सदर जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या वो जो बीच में क्या कहते हैं अपनी वो टांग अड़ाकर तो लगा भी सकता है। और ट्रंप के पास तो सारी पावर्स आ जाएंगी जनवरी में, कांग्रेस भी उसके पास है, सेनेट भी उसके पास है, सुप्रीम कोर्ट भी उसके पीछे है। लेकिन अभी तक ये जो नॉमिनेशन उसमें बड़ी तनकीद भी हो रही है, बड़ी खदशात का इजहार हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि वो भी आप नाज़रीन को ये बताएं, चूंकि आप उसको बड़ी क्लोजली फॉलो करते हैं। जी जी, बड़ी इंटरेस्टिंग एंड एट सम पॉइंट में आपसे जो बात करूँ, वेरी शॉकिंग कहते हैं अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। क्विकली इफ आई गो थ्रू द लिस्ट, वो तो है तो जी लंबी लिस्ट, लेकिन जो जो हमसे रिलेटेड होंगी उनकी मैं बात करता हूँ, रेलेवेंट। हाँ जेडी वैंस, वाइस प्रेसिडेंट, वो तो आपको पता ही है। बेसिकली ये इन्होंने एक किताब लिखी थी 2016 में, हिलबिली एलगी। ये हिलबिली का मतलब ये है कि अमेरिका में स्लैंग है कि आप रूरल एरिया से हैं जहाँ पे पॉवर्टी है और बड़े इश्यूज हैं, ड्रग एडिक्शन का इशू है, और फैमिली वैल्यूज जो हैं वो नहीं है, इंस्टेबिलिटी है। तो इन्होंने बेसिकली ये किताब लिखी जो कि नेशनल बेस्ट सेलर बनी थी। इस पे एक मूवी भी बनी 2020 के ये 2019 में कैथोलिसिज्म पे कन्वर्ट हो गए। सो ही इज अ कैथलिक। ये और ये बिलीव करते हैं कि जी जो कैथलिक क्रिश्चियन वैल्यूज हैं वो और फैमिली वैल्यूज वो हेल्थी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। सो आपको पता ना कि ये जो रिपब्लिकन वेव आई है इसके अंदर क्रिश्चियनिटी का बहुत एलिमेंट है। कंजर्वेटिव अमेरिका हैज फाइनली वोकन अप और उन्होंने कहा जी कि ये जो कुछ हो रहा है लिबरल साइड की तरफ से, ये दिस इज नॉट एक्सेप्ट। ये फॉर्मली ये ओहायो से सेनेटर थे। सूजी वाइल्स चीफ ऑफ स्टाफ हैं। ये पहली अमेरिकन खातून हैं जो कि किसी प्रेसिडेंट की चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट हुई हैं, पहली दफा अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर। बड़ी एक्सपीरियंस हैं ये। रोनाल्ड रेगन की कैंपेन जो है उसके अंदर इन्वॉल्व थी। एंड फिर ब्रिक स्कॉट जो सेनेटर हैं फ्लोरिडा के, फिर गवर्नर रॉन डी सैंटिस, फिर गवर्नर हंट्समैन ऑफ यूटा वगैरह, उन सब के साथ ये काम कर चुके हैं। सो वेरी एक्सपीरियंस्ड। सो ये तो बड़ी अच्छी अपॉइंटमेंट है। स्टीफन मिलर डेप्यूटी चीफ ऑफ पॉलिसी अपॉइंट हुए हैं। ये बड़े लॉयलिस्ट हैं ट्रम्प साहब के और इनकी स्पीचेस वगैरह लिखते हैं। और मतलब इनका मेन जो है फोर्टे वो एंटी इमिग्रेशन। जी और ये रजा एक इन्होंने पिछली जो बाइडेन की गवर्नमेंट आई थी तो वहां पे इन्होंने एक एंटिटी बनाई थी जिसका नाम था अमेरिका फर्स्ट लीगल, राइट जो कि कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ ACLU, जो अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन जो है, उसका एक कंजर्वेटिव वर्जन उन्होंने बनाया था। और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज करते थे और मीडिया, यूनिवर्सिटीज वगैरह ना उनको ये पिछले 4 साल से कर रहे थे। सो ही इज बीन अपॉइंटेड डेप्यूटी चीफ ऑफ पॉलिसी। बॉर्डर जार टॉम होमन, ये 2018 और 19 में डायरेक्टर थे इन इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट, आइस उसको कहते हैं अमेरिका के अंदर। ये पहले पुलिस ऑफिसर थे न्यूयॉर्क के अंदर और बॉर्डर पेट्रोल एजेंट थे, इन्वेस्टिगेटर थे, सुपरवाइजर थे। और ये बेसिकली अगेन एंटी इमिग्रेशन। और इन्होंने तो ये यहाँ तक कहा है कि जी स्टार्ट पैकिंग योर बैग्स। इन्होंने जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको ये कहा है। और उन्होंने कहा जी वर्क प्लेस रेड्स हम रिज्यूम कर देंगे, यानी कि जो बिजनेसेस करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को हायर, वहां पे रेड्स वगैरह होंगी और डिपोर्टेशन वगैरह ये शुरू करने का इनका प्लान है। अलीस स्टेफानिक, एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस, शी वाज, वो ये भी इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि आपको याद होगा कि 4 साल पहले वो जब कांग्रेस पे हमला हुआ था लोगों का इलेक्शन के बाद, जिसके ऊपर एक्यूजेशन है ट्रम्प साहब के ऊपर, तो जो चेयर ऑफ हाउस रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस लिज चेनी, डिक चेनी की बेटी थी, उन्होंने ट्रम्प की बहुत मुखालफत शुरू कर दी थी। तो उनको, लिज चेनी को निकाल के ये जो एलिस स्टेफानिक है उनको लाया गया था। और अब उनको और ये 2014 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव न्यूयॉर्क से, वहां से लाइक 30 साल की उम्र में, सो शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट। और अब उनको यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर लगाया गया यूनाइटेड स्टेट्स का।
इसके बाद जनाब ली जेल्डन है, ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये भी 2015 से 23 तक न्यूयॉर्क से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए। वैसे ये पेशे से लॉयर हैं और इन्होंने 2022 में कैथी होचुल जो इस वक्त न्यूयॉर्क की गवर्नर है उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, वो हार गए थे उस वक्त। राइट। इस वक्त ये पहले यूएस आर्मी में सर्व कर चुके हैं और इस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल हैं आर्मी रिजर्व के अंदर। अच्छा, ये इनको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है। आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो नहीं मानते क्लाइमेट चेंज वगैरह को, ये कहते हैं ये सब होक्स है। वो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर ऑयल की ड्रिलिंग दोबारा से शुरू हो, फ्रैकिंग दोबारा से शुरू हो। अमेरिका जो है वो एनर्जी डोमिनेंट हो सारी दुनिया के अंदर। ऑटो इंडस्ट्री को वो रिवाइटलाइज करना चाहते हैं। वो कहते हैं ये जो जॉब्स बाहर चली गई हैं स्पेशली चाइना के अंदर, उनको वापस लाया जाए अमेरिका के अंदर, जॉब ग्रोथ हो। और ऑल्सो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने कहा है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये जो ली जेल्डन साहब हैं इन्होंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये चाहते हैं कि अमेरिका ग्लोबल लीडर हो। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्स हैं। रजा ये भी ग्रीन बरे, फॉर्मर कॉम्बैट ग्रीन बरे हैं। यूएस आर्मी के अंदर फ्लोरिडा रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। रॉन डिसेंटिस जो गवर्नर बने फ्लोरिडा के 2019 में, तो उनकी जगह पे इनका बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ये कह रहे हैं कि यूक्रेन जो है जनाब उसका जो सपोर्ट है वो यूरोप को करनी चाहिए, अमेरिका को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। और ये बाइडेन ने जो अफगानिस्तान से विड्रॉ किया था उसके भी बहुत मुखालिफ रहे हैं। तो अच्छा, फिर मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये फ्लोरिडा के सेनेटर हैं, पुराने जी। सेनेटर। इन्होंने ये वेरी वेरी कंजर्वेटिव पर्सन, और इराक और लीबिया में इंटरवेंशन जो थी उसका उन्होंने सपोर्ट किया था। और ये ईरान के खिलाफ सैंक्शंस के सपोर्ट में है और चाइना के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं कि इनके ऊपर हायर टैरिफ होना चाहिए और जो दुनिया में उनका इन्फ्लुएंस ग्रो हो रहा है उसको काउंटर करना चाहिए। इंडिया के भी ये बहुत हामी हैं। अच्छा, मैं और भी हैं, आपके अगर कोई सवाल हो तो फिर आगे चलते हैं। नहीं, ये जो आपने चाइना की बात की और दफ्तर खारजा ये संभालेंगे मार्को साहब, फ्लोरिडा से इनका ताल्लुक है, तो जारी बात है इनका साउथ एशिया और हमारे साथ भी बड़ा ठीक ठाक एक लिंकेज होगा। तो हारून भाई थोड़ा सा ये बताइए कि आप क्या देखते हैं कि कैसे ये आगे काम चलाएंगे हमारे साथ, क्या ये करने वाले हैं पाकिस्तान के साथ? आई थिंक रजा पाकिस्तान के अंदर ये तो हमने इसके ऊपर एक दो प्रोग्राम्स बड़ी डिटेल में किए हैं कि पाकिस्तान उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है उसके अंदर तो फिगर ही नहीं करता। और फिर इट्स मोर ऑफ अ स्टेट डिपार्टमेंट रोल, जो स्टेट डिपार्टमेंट में एक आधा पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसमें एक प्रिज्म के तहत पाकिस्तान को डील करने का प्लान है, जिसमें बेसिकली काउंटर टेररिज्म है, एक्सट्रीम वायलेंस है जिसमें रिलीजियस वायलेंस वगैरह वो है, और तीसरा रीजनल स्टेबिलिटी है। ये तीन उनके गोल्स हैं और ये तीनों के तीनों इसके लिए आपको पता है कि उसमें उनको आर्मी से ही बेसिकली कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी। एंड दैट इज आई थिंक व्हाट देयर फोकस विल बी। दूसरी तरफ जहां तक पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स हैं, इसके अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है। ओवरसीज पाकिस्तानीज अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप से किसी किस्म की स्टेटमेंट या ट्वीट जो है वो निकलवा लें पीटीआई के हक के अंदर। अब मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये सोचना कि जी वो फोन करेंगे कि उस इमरान खान को बाहर निकालो, ये भी नहीं होने वाला। और कि वो कुछ भी नहीं करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, ये भी नहीं होने वाला। सो समथिंग विल हैपन समवेयर इन द मिडिल, कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन इतना वो वाइल्ड या ये नहीं समझना चाहिए कि जी वो जैसे कई लोग कहते हैं जी बस फोन आने वाला है और वो निकलने वाले। आई डोंट थिंक होगा। आपकी बात सुन के हमारे जो है ना व्यूअर्स वो दोनों साइड से खुश हो जाएंगे। पीटीआई वाले कहेंगे चलो जी फोन कुछ ना कुछ तो होएगा, और वो जो उनके मुखालिफिन है वो कहेंगे अच्छा ठीक है ट्रम्प कोई धमकी नहीं देगा। तो लेकिन चाइना के साथ बड़ी एक अहम रिश्ता है। आपको पता है पाकिस्तान का तो एक और कॉम्प्लिकेशन ये आ जाती है कि चाइना के साथ हमारे इतने गहरे ताल्लुकात हैं, और ये नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होंगे और मोस्ट लाइकली इनकी तो अपॉइंटमेंट कंफर्म भी हो जाएगी क्योंकि इनकी इनकी काफी सपोर्ट भी है सेनेट में। और ट्रम्प खुद और दीगर लोग जो हैं
हारून भाई, वो फिर क्या आपके ख्याल से चाइना के साथ वो सख्त हार्ड लाइन लेंगे ट्रेड के ऊपर, दीगर मामलात के ऊपर? तो जाहिर बात है पाकिस्तान के ऊपर भी उसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो होगा ना। फिर हमें भी कहा जाएगा कि जी आप बहुत ज्यादा चीन के साथ नत्थी हैं। तो वो कैसा आप देखते हैं कि वो कहाँ जाएगा मामला? वैसे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, ये मेरी पर्सनल व्यू है, मैं एक बड़ी इनकी इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट हुई है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एजेंट एफिशिएंसी, राइट। डॉज, DOGE, राइट। सो वो एक है डॉज क्रिप्टो, जो कि इलॉन मस्क साहब जो है बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये उन्होंने नाम भी वैसा लिखा है, इलॉन मस्क इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ एडवाइजर आप कह लें। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी बनाए, इसको बेसिकली को हेड करेंगे इलॉन मस्क साहब और रामास्वामी साहब। रामास्वामी हम्म। साहब इंडियन ओरिजिन के हैं, यंग बिजनेसमैन हैं, बड़े सक्सेसफुल, और उन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंपेन में ये शोहरत हासिल की थी। तो ये दोनों करेंगे। आई थिंक डिपार्टमेंट को तो शायद रामास्वामी साहब ज्यादा करेंगे। मस्क साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक्त जो आई थिंक 6.5 ट्रिलियन का डॉलर्स का अमेरिका का जो है वो आउटले है, बजट है, और तकरीबन 4.25 ट्रिलियन रेवेन्यू इकट्ठा होता है। सो इलॉन मस्क साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि गवर्नमेंट को श्रिंक करके, तो इस डेफिसिट जो 2 सवा 2 ट्रिलियन का बजट डेफिसिट है यूनाइटेड स्टेट्स का, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो रामास्वामी और इलॉन मस्क सरफेस पे तो ये कर रहे होंगे, लेकिन अच्छा एट द सेम टाइम रजा, जस्ट 1 मिनट में आपका लूंगा कि माइक हकबी को इसराइल का एम्बेसडर लगा दिया ट्रंप साहब ने। अब माइक हकबी जो है वो अगेन वेरी वेरी रिलीजियस पर्सन है। उन्होंने इसराइल में वेस्ट बैंक में जाके, मगरबी किनारे पे जाके ऐलान किया था कि जी ये तो इसराइल का है, ये तो 2000 साल से इसराइल का है, इसमें फलस्तीनी कहाँ से आ गए? तो वो तो यहाँ तक जाते हैं, वो तो कहते हैं भाई ये सारा जो है ये फलस्तीनियों को जाना चाहिए दूसरी अरब ममालिक के अंदर, ये सारा इलाका इसराइल को अल्लाह ताला ने दिया है, ये उनके वर्ड्स हैं कि गॉड हैज गिवन दिस टू इसराइल। तो अब इमीडिएटली जैसे इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, अगले दिन वो जो अपना इसराइल के जो हवास बाख्ता किस्म के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बेजलेल स्मोट्रिच, उनका स्टेटमेंट आ गया जी कि हम तो बस टेक ओवर करने लगे हैं वेस्ट बैंक को। अच्छा, ये एक तरफ हो रहा है रजा, तो एक बहुत ही यानी कि कंजर्वेटिव शख्स को उन्होंने एम्बेसडर टू इसराइल लगा दिया। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जी इलॉन मस्क साहब जाके यूनाइटेड नेशंस के अंदर ईरानियन एम्बेसडर को मिलते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि जी क्या तरीकेकार हो सकते हैं आपसे सैंक्शंस उठाने के, अगेन डील मेकिंग कुछ लो के ऊपर। मेरे ख्याल से ये जो टर्म्स ट्रंप साहब की आ रही है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। इसमें जो हमें नजर आ रहा है, जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, वो ट्रंप साहब हमेशा कैरेट एंड स्टिक साथ लेके चलते हैं। तो जहां पे हकबी की अपॉइंटमेंट हो गई है, वहां पे उन्होंने इलॉन मस्क को डिप्लोमेसी के लिए भेज दिया। अगेन वेरी आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ अ थिंग। आई थिंक इलॉन मस्क। अच्छा, सो आपने चाइना की बात की, वैसे चाइना के अंदर भी रिमेंबर टेस्ला की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो है वो चाइना के अंदर है। वाओ। तो अच्छा। इलॉन मस्क साहब के तो बहुत ज्यादा ताल्लुकात हैं चाइना के अंदर, और इलॉन मस्क साहब का सबसे बड़ा कंपटीशन BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स, जो चाइनीज इलेक्ट्रिक कार्स कंपनी है, वो वहां पे है। तो देखिए, मैं समझता हूँ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हाउ ट्रंप इज प्लेइंग हिज कार्ड्स। वो दोनों साइड की रख रहा है, और इलॉन मस्क इज हिज की एडवाइजर ना। मैं फाइनली माय फाइनल स्टेटमेंट मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 97 टू 2000, 1997 से लेकर 99 तक 3 साल, मैं खुद मतलब मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा इलॉन मस्क से, वो तो बहुत बड़ा जीनियस है। तो मैं खुद ऐसी सिचुएशन में था जब कि मैं एडवाइजर था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन मुझे ऐसे ऐसे काम दिए जाते थे कि मतलब मैं खुद कई दफा क्वेश्चन करता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे क्यों आप ये दे रहे हैं। तो हाँ। ये एक तरीकाकार होता है कि असल में मिनिस्टर ऑफ पॉपुलेशन कोई और थी, लेकिन मुझे उन्होंने टास्क दिया कि भी पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च करना। मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर कोई और थे, तो मुझे उन्होंने कहा पुलिस को ठीक करने का प्लान दो। ये जो 1860 का पुलिस लॉ है, इसको चेंज कैसे करें। इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स बनाए, तो मुझे कहा कि अंडर कवर जाके तो मिलिट्री कोर्ट्स चलाओ कराची के अंदर। सो इस तरह की चीजें, तो इस तरह करते हैं लीडर्स। जब वो चेंज चाहते हैं, तो वो फ्रंट पे टीम आपकी एक अलग होती है, लेकिन आपके बहुत ट्रस्टेड लोग जो हैं, उनको आप फिर यूज करते हैं डिफरेंट तरीकों से अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए। जी बिल्कुल, बड़ी आपने अहम और इंटरेस्टिंग बात कही। दोनों दोनों तरफ से अब देखिए क्या होता है आने वाले दिनों में। बहरहाल इसको हम फॉलो करते रहेंगे। अभी तो बड़ी
मराहिल और बाकी हैं। बहरहाल आज के लिए बहुत शुक्रिया हारून भाई, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। ये वीडियो आपने ज़रूर शेयर करनी है, लाइक करनी है, और अगले हफ्ते होगी मुलाकात दोबारा सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की अगली एपिसोड के साथ। खुदा हाफ़िज़।